इस वीडियो में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन भारित समांतर माध्य एवं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन सामूहिक समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। सरल समांतर माध्य सिंपल अर्थमेटिक मीन की गणना करते समय जो श्रेणी के पद मूल्य होते हैं उनको समान महत्व दिया जाता है, लेकिन व्यवहार में किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य का महत्व अलग अलग होता है। किसी पद मूल्य का अधिक महत्व होता है, किसी का कम होता है। प्रत्येक पद के सापेक्षिक महत्व के आधार पर निश्चित अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी कि उसका जो इंपॉर्टेंस है उसके आधार पर अपन उसको वेटेज देते हैं, भार देते हैं। तो इन्हीं अंकों के आधार पर जो भार के आधार पर जो समांतर माध्य की गणना की जाती है वो भारित समांतर माध्य कहला जाता है। खंडित और सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें नॉर्मली फ्रीक्वेंसी है उसको भार मान लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी को भार मान लिया जाता है, जो कि गर्भित भार का रूप है, यानी इम्प्लाइड वेट है। जैसे एक कारखाना है, इसमें तीन तरह के मजदूर काम करते हैं, तीन तरह के श्रमिक हैं, पुरुष हैं, स्त्री है और बालक है। पुरुष, स्त्री और बालक है। तो अगर पुरुष को 8 रुपये मिलते हैं और स्त्री को 6 रुपये मिलते हैं और बालक को 4 रुपये मिलते हैं, तो 8 + 6 + 4 तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 8 × 6 = 14, 4 = 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 रुपये का औसत वेतन आएगा। तीनों का औसत क्या आएगा? 6 रुपये आएगा। यहां अपन ने एक चीज इग्नोर की है, ये सरल समांतर माध्य है। अपन ने यहाँ वेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उस कारखाने में हो सकता है कि पुरुष श्रमिक ज्यादा हो या महिला श्रमिक ज्यादा हो या बच्चों की संख्या कम हो, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में एज्यूम किया अपन ने तीनों श्रेणियों में श्रमिकों की संख्या कितनी ली है? 125 पुरुष, 50 महिलाएं और 25 बच्चे। तो भारित समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इसमें वेट दे दिए, उनकी संख्या को वेट का रूप दे दिया। तो x की वैल्यू यही 8 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये जो मजदूरी है वो हो गई। भार उनकी श्रमिकों की संख्या हो गई 125, 50 और 25, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो सिग्मा XW आया वो 1400 आ गया, और 1400 में 200 टोटल श्रमिक हैं, चूंकि टोटल भार कितना है? 200 का है, तो भाग दिया तो 7 रुपये एवरेज मजदूरी उस कारखाने की आई। अगर कारखाने की वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन निकाला तो 7 रुपये है, और यही अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते तो 8 + 6 + 4 बटा 3 करके अपन 6 रुपये निकाल रहे थे, तो दोनों में अंतर है। इस प्रकार जब किसी भी मद के किसी भी उसमें जो सापेक्षिक महत्व है, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनके वेट है, वो प्रदान किया जाए और फिर समांतर माध्य ज्ञात किया जाए तो भारित समांतर माध्य होगा। भारित समांतर माध्य में जो भार दिए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्चुअल वेट्स और दूसरे एस्टिमेटेड वेट्स। वास्तविक भार क्या होते हैं? वास्तविक भार वे होते हैं जो स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हों अथवा मूल्यों की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किए गए हों। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है, कर्मचारियों के औसत वेतन हेतु उनकी संख्या, जो अपन ने अभी कर्मचारियों की संख्या ली थी, पुरुष, महिला और बच्चों की, विभिन्न वर्गों में आने वाली पदों की संख्या, विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, उत्पादन, उपभोग, विक्रय आदि से संबंधित समंक। ये भार कौन से हैं? एक्चुअल वेट्स हैं, ये वास्तविक भार है। अनुमानित भार कौन से होंगे? अनुमानित भार जहां पर वास्तविक भार का निर्धारण संभव नहीं हो, यानी कि वास्तविक भार ज्ञात करना संभव नहीं हो, वहां पर विभिन्न मूल्यों के सापेक्षिक महत्व के आधार पर भार अनुमानित किए जाते हैं। विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीके से अनुमानित भार ले सकते हैं, लेकिन यदि भार वैज्ञानिक या तर्कयुक्त ढंग से अनुमानित किए गए हैं तो सबके परिणाम एक समान ही होंगे, भले ही संख्यात्मक उत्तर भिन्न क्यों नहीं हो।
यानी कि भार का जो एस्टिमेट किया जाएगा वो अगर कोई वैज्ञानिक या तरक्युक्त ढंग है तो एक जैसे उनके रिजल्ट्स पे वो प्रभाव नहीं डालेंगे। अब ये देखेंगे कि भारित समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। तो भारित समांतर माध्य निकालने की भी दो ही रीतियां हैं, वो प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति में जैसे कि अपने शुरुआत में देखा था उदाहरण में, श्रेणी के मूल्य और उसके भार को गुणा किया जाता है, श्रेणी के मूल्य और उसके भार को गुणा किया जाता है और उनका टोटल कर लिया जाता है। मूल्य और भारों के गुणनफल में भार के योग का भाग दे देंगे और जो प्राप्त राशि होगी वो भारित समांतर माध्य होगा। जैसे सिग्मा डब्ल्यू भार हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई, सिग्मा डब्ल्यू का भाग दिया तो भारित समांतर माध्य आ गया। शॉर्टकट मेथड में केवल अंतर इतना सा आएगा कि सब पहले अपन एक एज्यूम मीन करेंगे, मीन एज्यूम करेंगे, भारित माध्य को एज्यूम करेंगे, उसके बाद उससे dx लेंगे, x माइनस ए करके dx लेंगे, जो डिविएशंस है उनको भार से मल्टीप्लाई करेंगे, डिविएशंस को भार से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा डब्ल्यू dx आ जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू dx आ जाएगा। सिग्मा डब्ल्यू dx में सिग्मा डब्ल्यू का भाग देंगे तो अर्थमेटिक में अज्यूम्ड मीन्स में जोड़ देंगे तो वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे वो x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा डब्ल्यू dx अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि जो विचलन है उनको वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, अज्यूम्ड मीन में प्लस या माइनस कर देंगे तो ये शॉर्टकट मेथड में समांतर दिया जाएगा। अब हम उदाहरण की सहायता से वेटेड अर्थमेटिक मीन की गणना डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से समझेंगे। देखिए अपन ने एक इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें ग्रुप दिए रखे हैं, यानी कि फूड है, फ्यूल एंड लाइटिंग है, क्लोथिंग है, हाउस रेंट है और मिसलेनियस है। इंडेक्स नंबर दिए इनके और वेट्स दे रखे हैं। ये तो अपना क्वेश्चन हुआ। अब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो अगर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो इंडेक्स नंबर्स को x मान लिया, x की वैल्यू जो होगी इंडेक्स नंबर, वेट्स अपने को दे रखे हैं उनको वेट्स को लिख लिया, क्वेश्चन का ही पार्ट है दोनों चीज, और x और w यानी कि वेट और इंडेक्स नंबर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया और उनका टोटल कर लिया, तो टोटल जो आया उसका प्रोडक्ट है उसको टोटल कर लिया प्लस वेट्स का टोटल कर लिया, वेट्स का टोटल कर लिया तो 93 तो वेट्स का टोटल आया और सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ गया 25,706। अब अपन ने एक्स बार का फॉर्मूला वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज किया तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू एक्स 25,706 अपॉन कितना हो गया 93 हो गया, भाग दिया तो 276.41 आ गया। समझ में आया? यानी कि अपन ने इसमें केवल इतना सा किया है कि वेट और एक्स की वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेट को और एक्स की वैल्यू को, और जो प्रोडक्ट आया उसका टोटल किया, टोटल में वेट का भाग दिया तो वेटेड अर्थमेटिक मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अगर इसी को शॉर्टकट मेथड से करें तो शॉर्टकट मेथड में चूंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, अपन एज्यूम कर दे किसको, मीन को एज्यूम करते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन को एज्यूम करते हैं। यहाँ देखिए अपन ने 230 को एज्यूम किया, 230 को किया, 230 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, 270 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर लगभग मीन के इक्विवेलेंट सा वैल्यू अपन एज्यूम करते हैं। तो यहाँ एज्यूम किया अपन ने 230 को। अब x माइनस ए किया, 352 में से 230 घटाया तो 122 प्लस का आ गया, 220 में से माइनस किया 230 तो माइनस के 10 आ गया, 230 में से 230 घटाया तो 0 आ गया। तो इस प्रकार x माइनस ए यानी कि इनको dx की वैल्यू आ गई। अब dx की जो वैल्यू है यहाँ उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 5856 आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 100 आ गए, 0 को 8 से किया तो 0 आ गया, 12 को माइनस के 70 से किया तो माइनस 840 आ गया और 15 को माइनस 40 से किया तो माइनस 600 आ गया।
ये प्रोडक्ट आ गया, यानी कि डायरेक्ट और शॉर्टकट में अंतर कितना है। यहाँ एज्यूम मीन करके डीएक्स की कैलकुलेशन करते हैं, डीएक्स की कैलकुलेशन आ जाती है, उसको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां सीधा ही एक्स को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट इनका कैलकुलेट कर लिया, टोटल कर लिया, तो 4316 का सिग्मा डब्ल्यू डीएक्स आ गया। फॉर्मूला अपन ने यूज किया एक्स बार बराबर वेटेड अर्थमेटिक मीन बराबर ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डीएक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ए अपन ने एज्यूम किया था 230, सिग्मा डब्ल्यू डीएक्स आ गया अपना 4316, वेट वही 93 है, 93 का भाग दिया तो 230 प्लस 46.41 वर्नी 276.41 दोनों में इक्वल आया। तो इस प्रकार अपन ने वेटेड अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट किया। डायरेक्ट मेथड में सीधा एक्स की वैल्यूज को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट जो आता है उसमें वेट का भाग देते हैं और वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाता है। शॉर्टकट मेथड में केवल इतना सा करते हैं कि एज्यूम मीन मानते हुए डीएक्स की कैलकुलेशन करते हैं, डीएक्स को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट से मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो प्रोडक्ट आता है उसका टोटल जो लेते हैं उसमें डब्ल्यू का भाग देके एज्यूम्ड मीन में प्लस या माइनस जैसी भी स्थिति हो कर देते हैं, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वेटेड अर्थमेटिक मीन आएगी। अब हम ये समझेंगे कि सामूहिक समांतर माध्य क्या होता है। जब अलग अलग श्रेणी यानी अनेक श्रेणियों का समांतर माध्य अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है और अपन सभी श्रेणियों का एक साथ मिलाकर समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस प्रकार मान लीजिए ए श्रेणी है, बी श्रेणी है, सी श्रेणी है, डी श्रेणी है, 4 श्रेणियां, चारों का समांतर माध्य अपने को अलग अलग दे रखा है। तो अगर चारों का अपन समांतर माध्य एक साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको सामूहिक समांतर माध्य कहते हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला है कंबाइंड मीन के लिए एक्स बार 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितनी भी श्रेणी है उनका अगर मान लीजिए 4 है तो 4 का देखेंगे, 3 है तो 3 का देखेंगे, 2 है तो 2 का देखेंगे, 5 है तो 5 श्रेणियों का एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसमें लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहली श्रेणी का समांतर माध्य यानी कि एक्स बार 1 दे दिया उसका नाम प्लस इंटू n1, एक्स बार 1 n1, यानी कि n1 है क्या फ्रीक्वेंसी, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, पहली श्रेणी का समांतर माध्य और उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, और फिर दूसरी श्रेणी की समांतर माध्य और उसकी n को मल्टीप्लाई किया, n, फिर तीसरी श्रेणी का समांतर माध्य और उसके n को मल्टीप्लाई किया, चौथी श्रेणी के समांतर माध्य और उसके n को मल्टीप्लाई किया। जितनी भी श्रेणियां हैं सबके अपन इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बार को और फ्रीक्वेंसी के टोटल को दोनों को मल्टीप्लाई किया, और भाग किसका देंगे, जो n की वैल्यूज हैं जितनी श्रेणी है उनके सबके n जोड़ते हुए उसका भाग देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 जितने भी n की वैल्यूज है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू सभी श्रेणियों में समान हो, किसी में 10 फ्रीक्वेंसी थी, किसी में 20 का टोटल था, किसी में 50 का था, किसी में 100 का था। तो अपन चूंकि एक्स बार उनका कैलकुलेट करते हैं तो एक्स बार को उस n की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, संबंधित श्रेणी के जो एक्स बार निकाला है उसके n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाग भी नीचे अलग अलग श्रेणियों के n की वैल्यूज जो है उनका दे देते हैं। तो एक्स बार 1 2 3 कंबाइंड मीन को अपन ने डिनोट किया है, और n1 n2 नंबर ऑफ आइटम फॉर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड सो ऑन, यानी कि जो भी ग्रुप है उनकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल है उनको लिया, एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 एक्स बार 4 एक्स बार 5 ये एक्स बार की वैल्यूज है। एक उदाहरण की सहायता से अगर अपन इसको समझने के लिए करें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, टोटल फ्रीक्वेंसीज उनकी कितनी कितनी है 100 150 और 200, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, 150 है और 200 का, और उनके मीन कितने हैं 25 15 और 10, 25 15 और 10 हैं। तो अपने को कंबाइंड मीन निकालना हो तो फॉर्मूला वही जो अपन ने किया है, एक्स बार 1 n1, एक्स बार 1 कितना है, पहले का 25 है और फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल, पहले का 100 है, तो 100 और 25 को मल्टीप्लाई किया, फिर 15 और 150 को मल्टीप्लाई किया, फिर 10 और 200 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि उनके एक्स बार को और n की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, भाग दिया तीन अलग अलग उनकी फ्रीक्वेंसीज के टोटल किया, 100 प्लस 150 प्लस 200 का भाग दिया,
तो इस प्रकार जो वैल्यू आई 2500 प्लस 2250 प्लस 2000 बटा 450 और कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन होगी 15, कंबाइंड मीन आ गया। यानी उनका इंडिविजुअल मीन कितना है 25, 15 और 10 है, और अपन ने कंबाइंड निकाला तो वो 15 एक साथ आ गया, कंबाइंड मीन 15 होगा। ये कैलकुलेशन कैसे हुई कि तीनों श्रेणियों के जो अक्ष की वैल्यूज हैं उनको उनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के टोटल से मल्टीप्लाई किया, और फिर उनमें तीनों की फ्रीक्वेंसी का टोटल है उनका अलग अलग उनको जोड़ के और उनका भाग दिया, तो कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन होगी। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से अपन ने दो कैलकुलेशन सीखी हैं। भारित समांतर माध्य वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सामूहिक समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, 2 बार सुने, 1 बार सुने, जब भी समझ में नहीं आए, कोई चीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट्स में लिखें। वीडियो में जहां भी आप देखते हैं वहां कमेंट्स में लिख दें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको लिखेंगे तो आगे उसमें वीडियो आगे इम्प्रूव करने में सुविधा रहेगी। थैंक यू।